हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको नमस्ते। और एक बार जो है आपका पुनः इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखो, रेगुलर तीसरे दिन भी आ गया मैं ना, तो बिल्कुल विश्वास बनाए रखे कि अब रेगुलर रहेगी क्लासें। देखिएगा, अपन पढ़ रहे थे बुद्धि के सिद्धांत और कल की क्लास तक अपन ने स्टर्नबर्ग के सिद्धांत को बड़े डिटेल के साथ में पढ़ा था और काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आए थे और उन्होंने बताया था कि हमें शायद पहली बार इस तरीके से स्टर्नबर्ग समझ में आया, बहुत अलग तरीके से जो हम स्टर्नबर्ग को समझ पाए और काफ़ी हद तक जो है वो हमें याद हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब यह है कि हमारी पढ़ाई के साथ साथ में हमारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं और हम चाहते भी यही है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग मजबूत हो, यानी आपकी मेमोरी ना हो, कोई दिक्कत नहीं, समझ विकसित होनी चाहिए। और इसी कड़ी में जो है हम क्या किए जा रहे हैं दोस्तों, काम किए जा रहे हैं, या इसी के आधार पर जो है हम क्या किए जा रहे हैं दोस्तों, पढ़े जा रहे हैं। आज मैं आपके सामने बहुत अच्छा सिद्धांत लेकर के आया हूं और इस सिद्धांत को भी मैं उतनी ही बढ़िया तरीके से आपको बताना चाहता हूं और मेरा दावा है जो हर बार रहता है कि इस सिद्धांत के बाद भी आप कहोगे कि नहीं, वास्तविकता में इसको ऐसे पहली बार ही पढ़ा है, या मैं ये कहूं कि आपको ऐसा लगेगा कि इसको ऐसे भी पढ़ा जा सकता है क्या। मैं जितने भी घास काटने वाले टॉपिक है उनको मैं हमेशा गुणवत्ता के साथ पढ़ाने का ज्यादा प्रयास करता हूं, क्योंकि जो टॉपिक हमें बोरिंग लगते हैं अक्सर उसके प्रश्न एग्जाम में ज्यादा आते हैं, जो हमें पढ़ने में भारी लगते हैं ना, क्योंकि एग्जामिनर भी तो सोचता है कि बच्चा इन टॉपिक को तो बढ़िया पढ़ लेता है, जिनको वो भी पढ़ने में कतराता है, टीचर भी पढ़ने में कतराते हैं, ऐसे टॉपिक से वो क्वेश्चंस उठा लेते हैं। इसीलिए हम ऐसे छोटी छोटी चीजों को छोड़ना नहीं चाहेंगे। आज अपन बात करने वाले हैं मेरे दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं, वो करने वाले हैं सांवेगिक बुद्धि का सिद्धांत। बहुत अच्छा सिद्धांत है, पूरी सांवेगिक बुद्धि आज लगभग अपन पढ़ेंगे। सांवेगिक बुद्धि का सिद्धांत, बुद्धि का सिद्धांत। सिद्धांत पहले आपको यह ध्यान रखना है, मैंने आपको बता दिया है कि सांवेगिक बुद्धि का मतलब क्या होता है। समझिए, इमोशनल इंटेलिजेंसी। हमारे अंदर कई प्रकार के संवेग पाए जाते हैं, हमारे अंदर कई प्रकार के इमोशंस पाए जाते हैं। उन इमोशन से हम बहुत सारे काम करते हैं, उस इमोशन से हम खुद को समझते भी हैं, उस इमोशन से हम खुद को कंट्रोल भी करते हैं, उसी इमोशन से हम खुद को मोटिवेट भी करते हैं, उन इमोशन से हम अपनी उपलब्धि की ओर भी जाते हैं। इसमें एक अलग ही बुद्धि काम करती है जिसका नाम दे दिया इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंसी। अर्थात हमारे पास में दो प्रकार की बुद्धियां होगी, एक तो जो आईक्यू वाली जिसको अपन बुद्धि लब्धि कहते हैं, एक अपने ये इमोशनल इंटेलिजेंसी ईआई वाली। तो दो चीज आएगी, आईक्यू वाली अलग होगी और ये ईआई वाली अलग होगी। दो बुद्धियां हमारे पास में होती हैं। अब यहां पे सांवेगिक बुद्धि का संप्रत्यय विकसित क्यों किया गया या विकसित करने के पीछे क्या रीजंस था, तो पहले तो आपको यह पता हो जाना चाहिए कि आपके सांवेगिक बुद्धि का संप्रत्यय किसने विकसित किया सबसे पहले। तो ध्यान रखना, आपके सांवेगिक बुद्धि का संप्रत्यय, सांवेगिक बुद्धि का संप्रत्यय किसने विकसित किया, संप्रत्यय विकसित। तो ध्यान रखना, इसका संप्रत्यय विकसित करने वाले दो लोग थे। एक का तो नाम था मेरे दोस्तों सेल्वे और एक का नाम था मेयर। सेल्वे तथा मेयर द्वारा यह विकसित किया गया, आपको ध्यान रखना है। आपको पूछ ले कि बुद्धि, सांवेगिक बुद्धि का संप्रत्यय किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ध्यान रखना, सांवेगिक बुद्धि का संप्रत्यय मेयर एवं सेल्वे के द्वारा विकसित किया गया था। सबसे पहले इन्होंने विकसित किया था, लेकिन इस संप्रत्यय को विकसित करने का काम आपके गोलमैन के द्वारा किया गया। इस संप्रत्यय को जो विकसित किया गया था वो किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है, वो आपके डेनियल गोलमैन के द्वारा इसको विस्तृत किया गया था। आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये पूछ ले तो ध्यान रखना, इस संप्रत्यय को विकसित किसने किया या विस्तृत किसने किया, तो ध्यान रखना, इस संप्रत्यय को विस्तृत करने का काम, इस संप्रत्यय को विस्तृत इस संप्रत्यय को विस्तृत गोलमैन द्वारा किया गया। ध्यान रखना, डेनियल गोलमैन नाम है, आप गोलमैन याद रख लेना, गोलमैन के द्वारा किया गया। विस्तृत किसने किया था, तो ध्यान रखना,
गोलमैन के द्वारा किया गया। इसी गोलमैन ने आपके एक पुस्तक लिखी थी इसको विकसित करते हुए, जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंसी। किताब का क्या नाम है दोस्तों? इस गोलमैन की ही आपके एक पुस्तक है, किताब है, जिसका नाम क्या है तो ध्यान रखना, उस किताब का नाम है आपके इमोशनल इंटेलिजेंसी। इमोशनल इंटेलिजेंसी, ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी किताब कौन सी थी। इमोशनल इंटेलिजेंसी किसने लिखी थी, है ना? सांवेगिक बुद्धि। इमोशनल इंटेलिजेंसी को क्या कहेंगे? सांवेगिक बुद्धि। तो सांवेगिक बुद्धि नाम की किताब या इमोशनल इंटेलिजेंसी नाम की पुस्तक किसने लिखी, तो क्या नाम बताओगे? गोलमैन के द्वारा इसको लिखी गई थी। आपको यह ध्यान रखना है, ये तीन लोगों के नाम, जब भी सांवेगिक बुद्धि का प्रश्न आए तब इन तीन लोगों को जहन में रखना है, सेल्वे, मेयर और गोलमैन, है ना? इन तीनों को तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। अब देखो, गोलमैन ने जब ये इस किताब को लिखा था या इस किताब की रचना की थी, तो गोलमैन ने यह बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में जो प्रयास करता है उसके लगभग प्रयास उसकी सफलता या उपलब्धि के लिए होते हैं, कि वो जीवन में कुछ सफलता चाहता है या फिर जीवन में कुछ उपलब्धि चाहता है, उसी के लिए उसके प्रयास किए जाते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि हमारे द्वारा जीवन में जो भी कार्य किए जाते हैं उसके पीछे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई ना कोई उद्देश्य छिपा हुआ होता है। बिना उद्देश्य के तो हम कोई कार्य करते नहीं है, कोई ना कोई रीजंस होता है। तो हमारे द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उसके अंतर्गत कुछ उद्देश्य होते हैं। अब आपको यहां पे ये ध्यान रखना है कि ये भी यही बात कहना चाह रहा है कि हम सफलता के लिए या उपलब्धि के लिए ही प्रयास करते हैं, और जब हम सफलता या उपलब्धि के लिए प्रयास करते हैं तो हमें हमारी सफलता या उपलब्धि तक पहुंचाने में जो हमारी बुद्धि लब्धि है ना, उसकी तुलना में ये सांवेगिक बुद्धि ज्यादा उपयोगी है। यानी कि गोलमैन ये बात कहता है कि हमारी उपलब्धि में 80% तक का योगदान तो सांवेगिक बुद्धि का होता है, आईक्यू का योगदान तो केवल 20% होता है। यानी कि हमारी जो बुद्धि लब्धि है वो हमारी उपलब्धि में कितनी सहायक है, तो वो हमारी उपलब्धि में केवल 20% सहायक है, जबकि हमारी उपलब्धि में 80% तक सहायक जो है वो कौन सी बुद्धि मानी जाएगी, तो वो आपके सांवेगिक बुद्धि मानी जाएगी, EI, इमोशनल इंटेलिजेंसी। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बात किसने कही थी? गोलमैन ने कही थी, ध्यान रखना। तो यहां पे एक लाइन आपको और नोट डाल करके याद रखना है, वो किसके अनुसार याद रखना है, तो वो आपको याद रखना है गोलमैन के अनुसार। भाई किसके अनुसार याद रखना है? गोलमैन के अनुसार। गोलमैन के अनुसार आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है, तो ध्यान रखना है, आपको याद रखना है उपलब्धि या सफलता में, उपलब्धि या सफलता में, सफलता में सांवेगिक बुद्धि 80% तथा आपके जो सामान्य बुद्धि होती है जिसको अपन कहते हैं बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि 20% सहयोग करती हैं, सहयोग करती हैं। यानी कि गोलमैन के अनुसार यदि अपन को सफलता प्राप्त करनी है, अपन को कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, तो हमें कौन सी बुद्धि लब्धि के ऊपर काम करना चाहिए, तो हमें काम करना चाहिए अपनी सांवेगिक बुद्धि पर। बात बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों। संवेग हमारे जीवन के इतने महत्वपूर्ण भाग हैं कि जो व्यक्ति इनके साथ खेलना, इनको समझना, इनका उपयोग करना, इनके साथ संबंध स्थापित करना सीख जाता है, तो जायज सी बात है कि वो दूसरे लोगों की तुलना में अपनी उपलब्धि में बहुत अधिक सुधार कर सकता है या बहुत अधिक जो है वो सफलता प्राप्त कर सकता है। अब देखो सांवेगिक बुद्धि जो है वो कार्य कैसे करती है। सांवेगिक बुद्धि का कार्य क्या है? सबसे पहला काम है खुद के संवेगों को समझना। हम अपने संवेगों को सबसे पहले क्या करें? समझे। दूसरों के संवेगों को समझना, यह भी सांवेगिक बुद्धि का ही काम है। भाई खुद के संवेग को समझना ये तो हम सांवेगिक बुद्धि काम करेगी, लेकिन हमें किसी काम को करने के लिए, किसी व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के साथ व्यवहार निष्पादित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कि हम सामने वाले के इमोशन को भी समझें। तो हमारी सांवेगिक बुद्धि से हम अपने इमोशन तो समझते हैं, लेकिन साथ साथ में क्या करते हैं मेरे दोस्तों? सामने वाले के संवेगों को भी क्या करते? समझते हैं। फिर उन संवेगों के प्रति हम क्या करते? अनुक्रियाएं करते हैं।
हम अपने संवेगों से अभिप्रेरित भी होते हैं, हमें अपने संवेगों से मोटिवेशन भी मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। हम अपने स्वयं के संवेगों को जानते भी हैं, उनको पहचानते भी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हम अपने खुद के संवेगों पर एक पर्याप्त नियंत्रण कर पाते हैं कि किस संवेग को हमारे नियंत्रण में हो। हमारे संवेगों को दबाना नहीं है, कंट्रोल में होना चाहिए कि कब कितना हम संवेग को प्रदर्शित करेंगे, कहां पे कितना संवेग कितना लगाना है। ये जो काम करवाती है वो भी कौन करवाती है? सांवेगिक बुद्धि। तो सांवेगिक बुद्धि के क्या काम है? स्वयं के संवेगों को समझना, अन्य के संवेगों को समझना, है ना। आप अन्य के संवेगों को समझना, संवेगों के साथ में अनुक्रियाएं करना, समझ करके अनुक्रियाएं करना, अपने इस संवेगों से अभिप्रेरित होना, अपने संवेगों पर पर्याप्त नियंत्रण रखना, ये आदि जो काम होंगे वो किसके होंगे? आपके सांवेगिक बुद्धि के होंगे, है ना। दो चार काम मैं आपको लिखवा देता हूं, ध्यान रखना कि सांवेगिक बुद्धि क्या क्या कार्य करती है। तो सांवेगिक बुद्धि के यदि कार्य की मैं यदि बात करूं, क्या क्या कार्य करेगी, तो पहला ध्यान रखना, सबसे पहली चीज ध्यान रखना, स्वयं के संवेगों को समझना। स्वयं के संवेगों को समझना। दूसरा, अन्य के संवेगों को समझना, अन्य के संवेगों को समझना, अन्य के संवेगों को समझना। तीसरा, संवेगों से अनुक्रियाएं करना, संवेगों से अनुक्रियाएं करना, अनुक्रियाएं करना। संवेगों पर पर्याप्त नियंत्रण रखना, संवेगों पर पर्याप्त नियंत्रण रखना। और एक आपको और ध्यान रखना है, संवेगों से अभिप्रेरित होना, संवेगों से अभिप्रेरित होना। ये सारे के सारे जो कार्य करती है, अभिप्रेरित होना, ये सारे काम जो करती है वो कौन करती है मेरे दोस्तों? हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस करती है। यहां तक आपको एक बार समझ में आ गया होगा कि सांवेगिक बुद्धि का संप्रति सेल्वे और मेयर के द्वारा दिया गया था, जिसको विकसित गोलमैन ने अपनी इमोशनल इंटेलिजेंसी बुक में किया था। और इमोशनल इंटेलिजेंसी बुक में उन्होंने बताया कि हमारी उपलब्धि में 80% योगदान सांवेगिक बुद्धि का और 20% जो योगदान है वो बुद्धि लब्धि का होता है। और हमारी इस सांवेगिक बुद्धि के कार्य क्या है? तो मैंने आपको सामान्य कार्य बताया कि स्वयं के संवेगों को समझना, अन्य के संवेगों को समझना, संवेगों से अनुक्रियाएं करना, संवेगों पर पर्याप्त नियंत्रण रखना, और संवेगों से अपने आप को क्या करना? अभिप्रेरित करना, अपने आप को मोटिवेट करने का जो काम करता है वो कौन सी बुद्धि करती है मेरे दोस्तों? सांवेगिक बुद्धि करती है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब देखिएगा, सांवेगिक बुद्धि को हम दो तत्वों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो व्यक्तिक यानी अपने खुद के, एक अंतर व्यक्तिक जो दूसरों के लिए। भाई इसके कार्य दो ही तरीके से हो सकते हैं, या तो हम अपने संवेगों पर कार्य करेंगे या दूसरे के संवेगों पर कार्य करेंगे। भाई दोनों चीजें होनी जरूरी है ना। तो पहला तत्व तो होता है आपके व्यक्तिक यानी खुद के लिए, दूसरा होता है अंतर व्यक्तिक यानी कि दूसरों के लिए। तो हम इन चीजों को, इनके सांवेगिक बुद्धि के तत्व को दो भागों के अंदर क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। जैसे देखिएगा कैसे, आराम से समझना दोस्तों, यहां से आजकल प्रश्न बड़े आने लगे। देखिएगा, हम अपन बात करते हैं यहां पे सांवेगिक बुद्धि के तत्व। क्या हेडिंग लगाएंगे अपन? सांवेगिक बुद्धि के तत्व। ये सारा काम गोल में नहीं कर रहा है, ध्यान रखना। बुद्धि का तत्व, हाँ, ये तीनों के नाम यहां पे साथ साथ में आपको याद रखने। तत्व, इन तत्वों को मैं दो भागों के अंदर बांट देता हूं। भाई कितने भागों के अंतर्गत बांट देता हूं? इन तत्वों को मैं आपके दो भागों के अंतर बांट देता हूं। वो दो भाग कौन कौन से होंगे? तो ध्यान रखना, पहला भाग जो होगा उसको कहा जाएगा आपके व्यक्तिक। क्या कहा जाएगा मेरे दोस्तों? व्यक्तिक। और दूसरा जो होगा उसको क्या कहा जाएगा? थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, व्यक्तिक। और दूसरा जो होगा उसको क्या कहा जाएगा? तो दूसरे को कहा जाएगा आपके अंतः व्यक्तित्व या अंतर व्यक्तिक। अब कुछ भी कह सकते हो, अंतर व्यक्तित्व, व्यक्तिक। क्लियर? दो चीजें हैं,
एक तो हम खुद के संवेगों के ऊपर काम करेंगे और एक जो काम करेंगे वो किसके संवेगों के ऊपर काम करेंगे, दूसरों के संवेगों के ऊपर काम करेंगे। दो प्रकार के तत्व होते हैं, एक व्यक्तिक जो खुद के लिए, एक अंतर व्यक्तिक जो किसके लिए होगा, आपके दूसरों के लिए। सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तित्व की। तो व्यक्तिक के अंतर्गत क्या आ जाएगा, सबसे पहला काम अपने संवेगों को समझना। वो ऊपर मैंने सामान्य तो आपको एक साथ में लिख ही दिया, अब यहां पे बांट रहा हूं। अपने संवेगों को समझना पहला कार्य तो क्या होगा इसका, भाई हम पहले तो अपने आप के संवेगों को समझना, अपने आप के इमोशन को समझना क्या करेंगे, सीखेंगे। दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अधिकांश लोग न तो इमोशन को समझ पाते हैं, न इमोशन पर नियंत्रण रख पाते हैं, न इमोशन का सही उपयोग कर पाते हैं, न इमोशन से अभिप्रेरित हो पाते हैं। क्योंकि यहां पे थोड़ी सी तकनीकी मनोविज्ञान लगती है कि आपको उसके लिए थोड़ी सी साइकोलॉजी आनी चाहिए, तब आप उसका सही ढंग से क्या कर पाओगे, प्रयोग कर पाओगे। चलिएगा, पहली चीज होगी अपने संवेगों को क्या करना मेरे दोस्तों, समझना। दूसरा होता है अपने संवेगों को प्रतिबंधित करना। दूसरा कौन सा होगा, पहला तो ये हो गया, दूसरा होता है आपके अपने संवेगों को प्रतिबंधित करना। अपने संवेगों को प्रतिबंधित करना। अब आप कुछ लोग कहते हैं कि प्रतिबंधित करने का मतलब ये हो गया कि उसको कंट्रोल करना, नहीं। प्रतिबंधित करने का मतलब है कि वो, हाँ, हमें ये पता रहे कि उसको कब कितना यूज करना है ना। ऐसा नहीं है कि संवेग हमारे नियंत्रण से पूरे के पूरे क्या चले जाएं, बाहर चले जाएं। संवेग अपने नियंत्रण में रहने चाहिए, उसको हम कहते हैं प्रतिबंधित करना। प्रतिबंधित का मतलब ये नहीं कि संवेग गुस्सा आ रहा है तो दबा करके दमन में डाल, नहीं। गुस्सा आ रहा है तो ये कंट्रोल, कितना आएगा, कहां आएगा, कैसे निकालेंगे, ये सारा हमें पता होना चाहिए। इसको कहते हैं प्रतिबंधित करना। प्रतिबंधित का मतलब संवेगों को दबाना नहीं होता है ना, उसके ऊपर एक पर्याप्त नियंत्रण रखना। आप यूं कह सकते हो, एक तरीके से क्या हो जाएगा, संवेगों के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण रखने को अपन क्या कहेंगे, प्रतिबंधित करना। तीसरा काम है आत्म अभिप्रेरण, यानी खुद से अभिप्रेरणा लेना। तीसरा कौन सा हो जाएगा, आपके आत्म अभिप्रेरण। आत्म अभिप्रेरण का मतलब क्या हो जाएगा, अपने आप से मोटिवेट होना। कब, संवेगों के द्वारा। तीन चीजें हो गई यहां पे। मैंने कहा कि सामयिक बुद्धि के तत्व को हमने दो भागों में बांट दिया, एक व्यक्तिक और एक कौन सा हो गया, आपके अंतर व्यक्ति। व्यक्तिक के अंतर्गत अपन बात करेंगे तो व्यक्तिक के अंतर्गत तीन काम आते हैं, है ना। आप इनको कह सकते हो कि तीन तत्व आएंगे। भाई तत्व को दो भागों में बांटा तो तीन तत्व कौन से हो गए आपके, पहला तत्व हो गया अपने संवेगों को समझना, दूसरा अपने संवेगों को प्रतिबंधित करना, और तीसरा हो जाएगा आत्म अभिप्रेरण करना। ये तो हो गए आपके व्यक्तिक। फिर आते हैं आपके अंतर्व्यक्तिक। अंतर्व्यक्तिक में जो पहला आता है मेरे दोस्तों, उसको कहा जाता है परानुभूति। परानुभूति, परानुभूति। देखो, परानुभूति का सामान्य अर्थ होता है दूसरों के संवेगों को समझना। दूसरों के संवेग समझना। परानुभूति का मतलब क्या होता है, परानुभूति का मतलब यही होता है कि दूसरों के संवेगों को क्या करना मेरे दोस्तों, समझना। परानुभूति का अर्थ यही होता है कि आपको दूसरों के संवेगों को क्या करना है मेरे दोस्तों, समझना। और एक इसके अंतर्गत और आता है कि संबंधों का संचालन करना। क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, संबंधों का संचालन। संबंधों का संचालन करना। देखो क्या है संचालन करना। हमें पता है कि यदि हम दूसरों के संवेगों को समझ गए या दूसरों के संवेग हमें समझ में आ गए तो हम उसके साथ में कैसा संबंध स्थापित करना है हमें पता चल जाता है। आप जब इमोशनल या संवेगों को जब समझ लेते हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि मुझे किस समय इसके साथ में कैसा व्यवहार करना है। तो इससे क्या हो जाता है कि सामने वाला हमेशा संतुष्ट ही रहेगा, वो असंतुष्ट कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमें इमोशन समझ में आ गए। हाँ, ये बात अलग है कि किसी व्यक्ति को अपने इमोशन पर कंट्रोल ही नहीं है, वो अपने इमोशन को स्रावित ही नहीं कर पा रहा है, उसका सही प्रदर्शन भी नहीं कर पा रहा है, तो हम उसको नहीं समझ सकते। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सही तरीके से अपने इमोशन को प्रेजेंट कर रहा है, सही तरीके से अपने संवेगों का प्रदर्शन कर रहा है, तो हम उनके संवेगों को समझ भी सकते हैं और उनके साथ में कैसा संबंध स्थापित करना है, उनके साथ में कैसा रिलेशंस रखना है, किस प्रकार का बिहेवियर करना है, ये सारा का सारा पता हमें चल जाता है। ये किस में आता है, आपके अंतर्व्यक्तिक तत्वों में। यानी कि तीन तत्व तो आपके इधर हो गए और दो तत्व कितने इधर हो गए। तो बताओ आपके सामयिक बुद्धि के कुल कितने तत्व होते हैं। तो ध्यान रखना, सामयिक बुद्धि के कुल 5 तत्व होते हैं।
कितने तत्व होते हैं? 5। मैंने एक साथ नहीं लिखा है, इनको बांट करके लिखा है ताकि आपको यह भी पता चले कि कौन सा व्यक्ति के और कौन सा अंतर व्यक्ति के। भाई कितने तत्व हो जाएंगे? 5। कौन कौन से हो जाएंगे? पहला तत्व कौन सा होगा? तो पहला तत्व होगा अपने संवेगों को समझना, दूसरा अपने संवेगों को प्रतिबंधित करना, तीसरा आत्म अभिप्रेरण, चौथा परा अनुभूति और पांचवा है संबंधों का संचालन। ये 5 तत्व आपके इनके माने जाते हैं। यहां तक एक बार आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये आपके सांवेगिक बुद्धि का सिद्धांत यहां पे पूरा हो जाता है। लेकिन मैं अभी तक सांवेगिक बुद्धि को आगे लेके जाऊंगा, क्योंकि सांवेगिक बुद्धि के रीट में तो चलो यहीं तक प्रश्न आएंगे, या हो सकता है कि कोई बड़ा लेवल पूछ ले कि ग्रेड 2 और ग्रेड 1 में सांवेगिक बुद्धि के अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। तो हम थोड़े से आगे जाएंगे और हम सांवेगिक बुद्धि के मॉडल भी साथ साथ में पढ़ लेंगे, ताकि मैं अलग से फिर सांवेगिक बुद्धि पढ़ने की ज्यादा आवश्यकता नहीं रहेगी। तो मॉडल भी आज ही पढ़ेंगे ना, आज ही की कक्षा के अंतर्गत पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल सिद्धांत पढ़ करके अपन चले जाएं। तो यहां तक एक बार आपको समझ में आ गया होगा कि किसको क्या कहते। तो मैंने आपको कहा मेयर और सेल्वे से अपन शुरू हुए थे। गोलमैन की इमोशनल इंटेलिजेंस किताब देखी थी अपन ने। 80% सांवेगिक बुद्धि और 20% बुद्धि लब्धि को देखा था हमने। फिर हमने सांवेगिक बुद्धि के सामान्य कार्य पढ़े। फिर बुद्धि के तत्वों को 2 भागों में बांट दिया, व्यक्तिक और अंतर्व्यक्तिक। व्यक्तिक में 3 तत्व आते हैं, अंतर्व्यक्तिक में 2 आते हैं, और कुल तत्वों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो कुल तत्वों की संख्या 5 हो जाएगी। यहां तक आपको एक बार समझ में आ गया होगा। क्लियर? आगे चलते हैं और आप भी नई हेडिंग लगाना। और नई हेडिंग क्या लगाओगे? सांवेगिक बुद्धि के प्रमुख मॉडल। सांवेगिक बुद्धि के प्रमुख मॉडल। इनमें से 2-3 प्रश्न अभी हाल ही के एग्जामों में पूछे गए है ना। जो 2-3 साल के जो एग्जाम फर्स्ट ग्रेड में बहुत प्रश्न आते हैं यहां से। सांवेगिक बुद्धि फर्स्ट ग्रेड वालों के तो ये रामबाण है, एक क्वेश्चन दे ही देगी, है ना, ये ध्यान रखना। अब देखिएगा, सांवेगिक बुद्धि के मॉडल की बात करें तो सांवेगिक बुद्धि के अंतर्गत प्रमुख 3 मॉडल अभी तक दिए गए हैं। कितने मॉडल दिए गए हैं? 3 मॉडल। पहले मॉडल को अपन कहते हैं क्षमता मॉडल, दूसरे का नाम है आपके शील गुण मॉडल, और तीसरे का नाम है मिश्रित मॉडल। ये 3 मॉडल आपके प्रमुख माने जाते हैं और इन तीनों मॉडल को हम यहीं पर पढ़ेंगे। सांवेगिक बुद्धि के मॉडल में सबसे पहला मॉडल जो आता है उसका नाम है मेरे दोस्तों क्षमता मॉडल। क्या नाम है दोस्तों? क्षमता मॉडल। सांवेगिक बुद्धि का जो पहला मॉडल आएगा उस पहले मॉडल का नाम क्या है? तो ध्यान रखना, उस पहले मॉडल का नाम है आपके क्षमता मॉडल। क्या चीज होती है क्षमता मॉडल? तो आइए देख लेते हैं क्षमता मॉडल का मतलब क्या होगा। क्षमता मॉडल, पहले तो ये आपको ध्यान रखना है कि लेके कौन आया, इसको विकसित किसने किया। तो इस मॉडल को उन्हीं 2 लोगों ने विकसित किया जिसने सांवेगिक बुद्धि के संप्रत्यय को विकसित किया। अब सांवेगिक बुद्धि के संप्रत्यय को विकसित किसने किया? मेयर और सेल्वे ने। तो इसको भी विकसित कौन करेगा? मेयर और सेल्वे। तो आपको ध्यान रखना है इस मॉडल को विकसित किसने किया। तो ध्यान रखना, इस मॉडल को विकसित करने का काम, इस मॉडल को विकसित किसने किया? तो ध्यान रखना, इस मॉडल को विकसित आपके उन्हीं 2 लोगों ने किया था। एक का नाम है सेल्वे और दूसरे का नाम है मेयर। इन्हीं के द्वारा इसको क्या किया गया था मेरे दोस्तों? विकसित किया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। अब इस मॉडल के अंतर्गत आपको कुछ स्टेप्स बताई गई है कि संवेग जो है वो किस प्रकार से काम करते हैं या संवेगों का क्या क्या काम होता है, या सांवेगिक बुद्धि किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले सांवेगिक बुद्धि की क्षमता, पावर के बारे में बताया गया कि सांवेगिक बुद्धि की क्षमता क्या होती है। तो पहला पावर बताया संवेगों का प्रत्यक्षीकरण या संवेगों का प्रत्यक्षण। संवेग प्रत्यक्षण का मतलब है प्रत्यक्ष रूप से उसको देखना। पहला काम क्या बताया इसके अंतर्गत? पहला काम बताया दोस्तों संवेगों का प्रत्यक्षण। संवेगों का प्रत्यक्षण, आपके अंतर्गत संवेगों का प्रत्यक्षीकरण करने की क्षमता होनी चाहिए। आपको यह ध्यान रखना है संवेगों को क्या करने की क्षमता होनी चाहिए? प्रत्यक्षीकरण। अपने खुद के संवेगों को भी और औरों के संवेगों को भी। प्रत्यक्षीकरण केवल जरूरी नहीं है कि हम अपने ही संवेगों को करेंगे, प्रत्यक्षीकरण अपन दूसरों के संवेगों को भी कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना कि अपने संवेगों का भी प्रत्यक्षीकरण करने की क्षमता होनी चाहिए और दूसरे के संवेगों को भी पहचानने की। मतलब यहां पे दोनों चीजें आ जाएगी। कौन कौन सी चीजें आ जाएगी? स्वयं के संवेग पहचानना, स्वयं के संवेग जानना और अन्य के संवेग जानना।
दोनों है ना, प्रत्यक्षीकरण में एक ही चीज नहीं आएगी, संवेग जानना। दोनों दोनों काम जो होते हैं वो आपके पहली क्षमता जो बताई वो कौन सी बताई, संवेगों का प्रत्यक्षीकरण। और संवेगों का प्रत्यक्षण का मतलब है हम अपने और अन्य के संवेगों को क्या कर पाए दोस्तों, जान पाए। दूसरी क्षमता क्या बताई, दूसरी क्षमता का नाम है संवेगों का समझना। ये अपन ने देख लिया है ना, पहचान करना वहां पे हो गया। दूसरा आता है आपके जिसको कहा जाता है संवेग को समझना। पहले तो संवेगों का क्या करना, प्रत्यक्षीकरण करना, फिर संवेगों को समझना। समझने का मतलब क्या हो गया कि संवेगों को क्या समझना है, तो देखो इमोशन को समझने का मतलब, संवेगों का समझने का मतलब ये हो गया कि कुछ संवेग तो ऐसे होते हैं जो आपको बारीक बारीक रूप से आगे आगे नजर आ जाते हैं। कुछ चीजें होती कि संवेगों की कुछ जटिल बारीकियां होती है, छोटी छोटी चीजें होती है, वो अंदर रह जाती है, वो संवेगों के पीछे छुपी रहती है। हमें उनको भी जानना चाहिए। भाई कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है, आप पे गुस्सा कर रहा है, आपको गालियां दे रहा है, अपशब्द बोल रहा है, तो आपको नजर आ रही है अपशब्द, लेकिन उसके पीछे उस जो गालियां दे रहा है, जो अपशब्द बोल रहा है, उसके पीछे कोई बारीक चीज छिपी हुई है जिसकी वजह से यह व्यवहार हो रहा है। उस चीज को हमें समझना जरूरी है। जब तक हम संवेगों की बारीकियों को नहीं समझ पाते, जब तक हम जटिल संवेगों की छोटी छोटी क्षमताओं को नहीं समझ पाते, या आप ये कह सकते हो कि जब तक हम जटिल संवेगों की बारीकियों को नहीं समझ पाते, तब तक हम संवेगों का सही प्रयोग, संवेगों से सही समाधान और संवेगों से सही अभिप्रेरित हो ही नहीं सकते। तो यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं, जटिल संवेगों की बारीकियों को समझना। भाई यहां पे अर्थ क्या हो जाएगा, जटिल संवेगों की बारीकियों को समझना। जटिल संवेगों की बारीकियों को समझना, बारीकियों को समझना। बड़ा ध्यान से पढ़ना दोस्तों, है ना। मैं वाकई में बुद्धि में इस बार बहुत ज्यादा ही मेहनत कर रहा हूं, है ना। होनो की 4-5 क्लास का कंटेंट होता है, बुद्धि का 7-8 क्लास अपन ले चुके हैं, 5-7 क्लास अभी तक बुद्धि की और होगी, क्योंकि हमें हर चीज, मैं कोर्स खत्म करने के लिए पढ़ ही नहीं रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मुझे कोर्स पूरा करना है तो मैं फटाफट पढ़ा करके पूरा कर दूं, यार कह दिया है बच्चों को तो पूरा करवा देते हैं, नहीं, है ना। 2 दिन क्लास नहीं लूंगा, लेकिन कंटेंट ऐसे ही आएगा जैसे चाहिए। हमें तो बस यही चाहिए कि एग्जाम के बाद आप मिलो तो हमें सर नीचा नहीं करना पड़े, कि हमें यह नहीं करना पड़े कि सर इतना पढ़ाया और आया कुछ नहीं। ऐसा हम नहीं चाहते, इसीलिए हम पूरी मेहनत करते हैं कि बच्चों के अधिक से अधिक प्रश्न जो है इसी कंटेंट के अंदर से बैठे, बच्चा अधिक से अधिक जो है इस चीजों को क्या कर पाए मेरे दोस्तों, समझ पाए, और इसी चीज के ऊपर हम सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। क्लियर। तो आपको ये ध्यान रखना है, पहला काम है संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, जिसमें अपने और दूसरों की संवेगों को पहचानता है, फिर संवेगों को समझता है। जो संवेग जटिल नहीं होते, जिनकी आप वेग कम होती, जिसकी तीव्रता कम होती, वो समझ में आ जाती है। लेकिन ऐसे संवेग जिनमें जटिलताएं, कठिनताएं बहुत अधिक पाई जाती है, फिर उनकी बारीक बारीक चीजों को हमें क्या करना पड़ता है, समझना। कोई व्यक्ति जो आपके प्रति बहुत अच्छा व्यवहार करता है और अचानक से उसका व्यवहार आपके प्रति बदल जाता है, अब ये इमोशंस जो चेंज हुए, इस इमोशन के चेंज होने के पीछे कोई ना कोई तो बारीकियां छुपी हुई, उसको जानना पड़ेगा, क्योंकि वो स्वतः प्रदर्शित नहीं होती, है ना, सीधी आपको नजर नहीं आती। ये आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान रखना है। तीसरा काम अपन यहां पे करें मेरे दोस्तों, तो वो होता है आपके संवेगों का उपयोग करना। संवेगों का उपयोग करना, हाँ, संवेगों का आपको यूज करना आना चाहिए, संवेगों का आपको उपयोग करना आना चाहिए, ताकि आप एक अच्छा परिणाम ला सकें। भाई इमोशन हमारे, आप ये कह सकते हो कि संवेग एक व्यक्ति की एक व्यक्तिगत शक्ति है ना, एक व्यक्तिगत संपत्ति है। वो आप जैसे चाहो इसका प्रयोग कर सकते हो। यदि हम संवेगों का प्रयोग उचित दिशा के अंतर्गत करते तो हमारे परिणाम श्रेष्ठ होते, और यदि हमारा संवेगों का प्रयोग हम विपरीत दिशा में करते तो हमारे परिणाम जो होंगे वो भी कुपित ही होंगे, खराब ही होंगे, अच्छे नहीं हो सकते। अच्छे परिणाम तो तभी आएंगे जब संवेगों का प्रयोग करने की जो दिशा होगी वो क्या होनी चाहिए, सही होना चाहिए। तरीका जो है वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो संवेगों के सही उपयोग करना आना चाहिए, क्योंकि इससे ही क्या लाया जा सकता है, तो ध्यान रखना, इससे ही आता है हमारा श्रेष्ठ परिणाम। अच्छा रिजल्ट जो आएगा वो इससे आएगा। ये आपकी क्षमताएं बता रही है दोस्तों, क्या क्या क्षमता होनी चाहिए। संवेगों को प्रत्यक्षीकरण की क्षमता होनी चाहिए, संवेगों को समझने की क्षमता होनी चाहिए, संवेगों को उपयोग करने की क्षमता होनी चाहिए। ये तो क्षमता मॉडल के अंतर्गत बताया गया है। और अंतिम चीज याद रखना, संवेगों का प्रबंधन करना। चौथे नंबर पर क्या याद रखोगे, तो चौथे नंबर पर याद रखना है आपको संवेगों का प्रबंधन करना।
संवेगों का क्या करना मेरे दोस्तों, संवेगों का प्रबंधन करना। अब आप कहोगे गुरुजी ये प्रबंधन क्या चीज होती है कि संवेगों का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना अपने संवेग और दूसरों के संवेगों के बीच में एक विनियमन स्थापित करना। विनियमन स्थापित करने का मतलब क्या हो जाता है कि दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित करना जिससे एक श्रेष्ठ व्यवहार, एक श्रेष्ठ रिजल्ट्स का जन्म हो चुके। इसको कहते हैं प्रबंधन करना, है ना। प्रबंधन का मतलब जमाना, मैनेजमेंट करना, संवेगों को मैनेज करना। प्रबंधन का मतलब क्या होता है, तो प्रबंधन दोनों का हो सकता है। अपने संवेगों को भी अपन मैनेज कर सकते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति अपने सामने संवेग प्रदर्शित कर रहा है और हमारे अंदर सांवेगिक बुद्धि है तो हम उनके संवेगों को भी क्या कर सकते हैं, प्रतिबंधित कर सकते हैं। तो आपको यहां पे ध्यान रखना है स्वयं के और अन्य के संवेगों को विनियमन करना ही क्या कहलाता है, प्रबंधन करना कहलाएगा, मैनेजमेंट करना कहलाएगा। तो इसमें दोनों चीजें आएगी, स्वयं केवल एक नहीं आएगी, दोनों चीजें आएगी। क्या क्या आएगी, अपने एवं अन्य के, अपने एवं अन्य के संवेगों का विनियमन करना, संवेगों का विनियमन या विनियमित करना, विनियमित करना, है ना, मैनेज करना, ये आना चाहिए। तो इन्होंने आपके सेल्वे और मेयर ने जो आपके क्षमता का मॉडल दिया था, एक क्षमता के मॉडल में आपको 4 प्रकार की शक्तियां बताई। क्या क्या शक्तियां बताई कि सांवेगिक बुद्धि के अंतर संवेगों को प्रत्यक्षीकरण की क्षमता, संवेगों को समझने की क्षमता, संवेगों को उपयोग करने की क्षमता और संवेगों को प्रबंधन करने की क्षमता। ये 4 प्रकार की क्षमताएं इन्होंने इस मॉडल के अंतर्गत क्या की थी मेरे दोस्तों, बनाई थी। और आपको यह भी ध्यान रखना है इन दोनों ने इन चारों प्रकार की क्षमताओं का मापन करने के लिए मापनी भी बनाई कि आप संवेगों के अंदर जो क्षमताएं पाई जाती है, संवेगों के प्रत्यक्षीकरण, उपयोग, समझना और प्रबंधन, इन चारों चीजों को मापने के लिए इन्होंने एक सांवेगिक मापनी बनाई, इंटेलिजेंसी मापनी भी बनाई थी, है ना, परीक्षण बनाया। वो भी आपको ध्यान रखना है कि आपके क्षमता मॉडल का परीक्षण कौन सा है। भाई क्या याद रखना है, क्षमता मॉडल का परीक्षण या मापन, क्षमता मॉडल का मापन। ये किसने बनाया था, इन्होंने ही बनाया था मॉडल का मापन। हालांकि एक व्यक्ति इसके साथ में अभी और मिलेगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। मापन कौन सा मापन बनाया इन्होंने, तो आपको यहां पे इनके एक मापन का नाम मेरे दोस्तों ध्यान रखना है, MSCEIT, MSC, है ना, MSCEIT। केवल बहुत सारी किताबों में तो यही लिखा हुआ मिलेगा आपको, यही कुछ किताबों में आपको आगे टी लगा हुआ भी मिलेगा। दोनों चीज, टी का मतलब टेस्ट होता है, खत्म बात है ना, टी का मतलब टेस्ट होता है। ये भी आपको, ये परीक्षण जो बनाया था वो किसने बनाया था, इन्होंने। अब आप कहोगे कि सर इनका मतलब क्या होता है, तो मैं आपको मतलब बता देता हूं। देखो पहले एम का मतलब तो है मेयर, क्योंकि मेयर ने बनाया था। एस का मतलब क्या है, तो एस का मतलब है आपके सेल्वे, क्योंकि इसके साथ में कौन था, सेल्वे भी था। अपने परीक्षण का एक एक नाम जो है वो क्या लगेगा आपके आगे। एक विद्वान और इनके बीच में आया था जिसका नाम था कैरुसो। क्या नाम था, कैरुसो। कैरुसे का क्या आएगा आपके सी, तो ये आपके सी का मतलब हो जाएगा, ये भी एक विद्वान है जिसका नाम है कैरुसो। इन तीनों ने मिलकर के इस संप्रदाय को क्या किया था, इस परीक्षण को विकसित किया था। ई का मतलब क्या हो जाएगा, सामान्य सी बात है, ई का मतलब हो जाता है इमोशनल, इमोशन कह सकते हो, है ना, इमोशन या इमोशनल कुछ भी कह सकते हो। इमोशनल इंटेलिजेंसी तो अपन भी इमोशनल लिख देते हैं या इमोशन भी लिख सकते हो, इमोशनल। आई का मतलब क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंसी। और टी का मतलब क्या हो जाएगा, टेस्ट, टेस्ट। ये आपका पहला टेस्ट था जो इन्होंने बनाया था, जिसको अपन कहते हैं MSCEIT शॉर्ट फॉर्म में। पूरा नाम क्या है, मेयर सेल्वे कैरुसो इमोशनल इंटेलिजेंसी टेस्ट। एम से मेयर, एस से सेल्वे, सी से कैरुसो, ई से इमोशनल, आई से इंटेलिजेंसी और टी से टेस्ट। ये आपको इसका पूरा नाम क्या रखना है मेरे दोस्तों, याद रखना है। किसके लिए बनाया गया था, तो दोस्तों याद रखना, क्षमता मॉडल के मापन के लिए इसका निर्माण किया गया था। इसके अंतर्गत कुल 141 एकांश थे, ध्यान रखना। इसके अंतर्गत एकांश क्या होते हैं, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं 2-3 बार। एकांश मतलब एक प्रकार से प्रश्नों की संख्या होती है। एकांश की संख्या कितनी थी मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखना, इसमें एकांश की संख्या थी आपके 141, यानी कि 141। भाई कितनी संख्या बताई थी, एकांश की संख्या कितनी बताई थी, 141। ये आपके जो कौन से बालकों के
इमोशनल इंटेलिजेंसी का मापन करता 17 वर्ष या उससे अधिक आयु के बालकों के, यानी कि 17 से कम उम्र के बालकों की सांवेगिक क्षमता का मापन नहीं करता। यानी कि आपको यहां पे इसकी आयु सीमा भी क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। और इसकी आयु सीमा कितनी होगी तो आप ध्यान रखना 17 वर्ष या उससे अधिक। 17 वर्ष या क्या याद रखोगे, 17 वर्ष या उससे अधिक। क्या याद रखोगे, 17 वर्ष या उससे अधिक आयु के बालकों की क्षमता का क्या करता था मेरे दोस्तों, मापन करता था। यह आपको इसके संदर्भ में क्या रखना है मेरे दोस्तों, याद रखना है। इस मापन को करने में कितना समय लगता, 40 से 45 मिनट। भाई इनका जो 141 एकांश थे जिनके उत्तर बच्चे देंगे और उनकी सांवेगिक क्षमता की हम पहचान करेंगे, तो इसकी पहचान करने में समय कितना लगेगा। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, इसमें समय सीमा आपकी कितनी बताई गई है, तो समय सीमा बताई गई है 40 से 45 मिनट। भाई कितना लगेगा, 40 से लेकर के 45 मिनट तक का इसमें क्या लगता है, समय लगता है। वापस देखिएगा, मैं आपको वापस समझा रहा हूं कि हम सांवेगिक बुद्धि के प्रमुख मॉडल पढ़ रहे हैं। उसमें से पहला मॉडल आता है जिसका नाम क्या है, क्षमता मॉडल। ध्यान रखना, इस मॉडल को सेल्वे और मेयर के द्वारा विकसित किया गया था। 4 प्रकार की क्षमताओं का वर्गीकरण किया है, संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, संवेगों को समझना, संवेगों का उपयोग करना और संवेगों का प्रबंधन करना। इसी को मापने के लिए इन्होंने एक मापनी बनाई जिसको हम शॉर्ट में MSCEIT कहते हैं, मेयर सेल्वे कैरुसो इमोशनल इंटेलिजेंसी टेस्ट, जिसके अंतर्गत 141 एकांश रखे, आयु सीमा रखी थी 17 वर्ष या 17 वर्ष से अधिक। और आपको ध्यान रखना है कि इसको करने के लिए समय कितना चाहिए होता था, तो आपको समय का ध्यान रखना है। इसके अंदर समय चाहिए था 40 से 45 मिनट। यह आपका कौन सा मॉडल हुआ, पहला मॉडल। भाई कौन सा मॉडल होगा आपके, पहला मॉडल। चलिएगा दूसरे मॉडल की ओर चलते। दूसरा मॉडल अपन पढ़ते हैं आपके सांवेगिक बुद्धि के। 3 मॉडल पढ़ने अपन को। दूसरा मॉडल जो आता है उसको कहा जाता है शील गुण का मॉडल। शील गुण, शील गुण का मॉडल। शील गुण का मतलब होता है छोटे छोटे गुणों से मिलकर के एक बड़ा गुण बनता है, उसको अपन कहते हैं शील गुण, है ना। मैंने व्यक्तित्व जब पढ़ाया था तब आपको शील गुण का सिद्धांत पढ़ाया होगा। उस वक्त मैंने आपको शील गुण बहुत डिटेल से समझाया, मुझे अच्छी तरीके से याद है ना। बड़े लंबे समय तक आपको मैं समझाता गया कि शील गुण कहते किसे, उदाहरण देकर के मैंने शील गुण की क्या की थी मेरे दोस्तों, व्याख्या की थी। ये आपको क्या रखना है, इसके बारे में ध्यान। किसने विकसित किया, तो आपको ध्यान रखना है इसको विकसित करने का काम एक व्यक्ति ने किया था जिसका नाम है KV पेट्राइट्स। क्या नाम याद रखोगे, KV पेट्राइट्स, पेट्राइट्स, है ना। ये आपको नाम इसका ध्यान रखना है। KV पेट्राइट्स के द्वारा इसको क्या किया गया था मेरे दोस्तों, विकसित किया गया था। आपको ये इसके बारे में ध्यान रखना। अब इसके अंदर है क्या है, तो इस पूरे मॉडल में आपको एक ही बात ध्यान रखनी है। वो क्या ध्यान रखनी है, ये पूरा का पूरा मॉडल किसके ऊपर बल देता है, तो ध्यान रखना ये पूरा का पूरा मॉडल आपके आत्म प्रत्यक्षण पर बल देता है। किस पर बल देता है, आत्म प्रत्यक्षण पर बल। एक लाइन में मैं इस मॉडल को खत्म कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेन चीज यही है कि ये पूरा का पूरा मॉडल आत्म प्रत्यक्षण यानी खुद के संवेगों को, खुद के शील गुणों को समझना, अपने आप को जानने का जो है काम करता है वो ये करता है। और व्यक्ति को जीवन में क्या करना है, बाकी सारी चीजें मिलती हैं, बाकी सारी चीजें लिखी हुई मिलती है, बाकी सारी चीजों को आप खोज सकते हो, बाकी सारी चीजों का पता लगा सकते हो। यदि कुछ जानना है तो वो सबसे मुश्किल होता है खुद के बारे में जानना, स्वयं को जानना सबसे मुश्किल काम होता है। तो स्वयं को जानने के लिए शील गुणों को जानना पड़ता है। शील गुणों का संबंध यहां पे पेट्राइट्स ने जो बताया वो किससे बताया, संवेगों से बताया। तो ये पूरा का पूरा सिद्धांत किसके ऊपर बल देता है, तो पूरा का पूरा आपके मॉडल जो है वो एक ही चीज के ऊपर बल देता है, वो होता है आपके आत्म प्रत्यक्षण पर बल, अर्थात स्वयं को समझने पर बल। क्या याद रखोगे, स्वयं को समझने पर, स्वयं को समझने पर बल देता है। ये आपको इसके संदर्भ में क्या रखना है, तो ये भी कठिन टॉपिक है, ध्यान रखना। ये भी नॉर्मल टॉपिक नहीं है सांवेगिक बुद्धि का, बड़ा जटिल टॉपिक है, बड़ा उलझावदार टॉपिक है। ये तो ठीक है कि हम आपका प्रेम है हमारे प्रति और हम भी आपके प्रति उत्तरदायी थे, तो इसको बढ़िया करके जैसे भी करके आपको समझा देते हैं कि आपके मन मस्तिष्क में इसका एक बिंब बन जाए और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आप परीक्षा में आसानी से क्या कर लो, सही कर लो। बाकी है तो ये भी बड़ा टफ है, बड़ा मुश्किल है,
है ना। ये आपको काम है, आप लोगों ने बुद्धि पढ़ रखी होगी कहीं न कहीं से पहले, कई बार पढ़ रखी होगी, लेकिन अपन जिस प्रकार से सिद्धांतों को एक्सप्लेन कर रहे हैं इससे पहले अच्छा नहीं किया होगा तो उन शिक्षक या उन किताबों की भी गलती नहीं है, उनकी भी अपनी एक मजबूरी होती है, उनकी भी अपनी एक सीमा होती है भी कहां तक किया जाए, क्योंकि अपन तो निःशुल्क कर रहे हैं तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, 200 क्लास हो जाए क्या फर्क पड़ रहा है, और डिटेल से बढ़ा देंगे, यहां ध्यान रखना। अब इसके अंतर्गत आपको एक ध्यान रखना है, वो सबसे बड़ा ध्यान रखना है, इनके मापन बड़े महत्वपूर्ण है। खुद को समझने के लिए इस मॉडल के शील गुण के मापन के लिए, शील गुण का, सांवेगिक बुद्धि के जो शील गुण का मॉडल है उसको मापन करने के लिए 3 मापनियों का निर्माण किया गया। अभी तक कितनी मापनियों का निर्माण किया गया, तो ध्यान रखना है आपको 3 मापनियों का यहां पे क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। पहली मापनी का नाम है EQI। पहली मापनी कौन सी होगी, तो ध्यान रखना पहली मापनी का नाम है EQI, ये आपकी पहली मापनी कहलाएगी। अब आपको ध्यान रखना है कि EQI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप सब लोगों को पता है कि सबसे पहले दे रखा है E, तो E से तो अपन जानते हैं इमोशनल, है ना। I का मतलब यहां पे इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री का मतलब एक प्रकार से टेस्ट होता है इन्वेंट्री, तो I और E का मतलब अपन को पता है, बीच में दे रखा है Q, कि Q का मतलब होता है कोटिएंट। ध्यान रखना इमोशनल, इमोशनल कोटिएंट, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री। पहला मॉडल जो पहला मापने जो बनाई थी उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था आपके इमोशनल कोटिएंट इन्वेंट्री। 3 मापनियां आपको याद रखना है। दूसरी आती है आपके जिसका नाम है मेरे दोस्तों इमोशनल इंटेलिजेंसी। दूसरा जो आएगा उसका क्या नाम है, इमोशनल इंटेलिजेंसी, है ना। ये नाम तो अपन को आराम से जो है तो दोस्तों सीधे सीधे याद रह जाते हैं, क्योंकि इमोशनल ई का मतलब अपन इमोशनल से निकाल देते हैं, आई का मतलब इंटेलिजेंसी से निकाल देते हैं। फिर आपको इसके आगे जो याद रखना है वो रखना है मेरे दोस्तों क्योसेनेयर, क्योसेनेयर। एक जो मापनी है उसका नाम क्या है मेरे दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंट क्योसेनेयर। ये आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है, ये भी आपकी मापनी। तीसरी मापनी जो आपको ध्यान रखना है, 3 नाम यहां पे आपको याद रखना पड़ेगा। तीसरी का नाम है आपके शूट, तीसरी जो मापनी आएगी उसका नाम है आपके शूट EI मापनी। भाई क्या कहते हैं उसको, शूट EI मॉडल भी कहते हैं इसको, ध्यान रखना शूट EI, शूट EI, बस ये याद रख लेना। 3 मापनियों के नाम आपको यहां पे क्या रखने मेरे दोस्तों, याद रखने। कौन से वाले में याद रखने, तो ये आपको याद रखने हैं आपको इस शील गुण वाले मॉडल्स के अंदर EQI, इमोशनल इंटेलिजेंसी क्योसेनेयर, और उसके बाद में शूट EI। 3 चीजें आपको यहां पे याद रखनी। ये आपका हो जाएगा शील गुण का मॉडल। किसने विकसित किया, KV पेट्राइट्स के द्वारा इसको विकसित किया गया था। किस पर बल देता है, आत्म प्रत्यक्षीकरण के ऊपर बल देता है। कितनी मापनियां बनाई गई, 3 मापनियां बनाई गई, EQI इमोशनल कोटिएंट इन्वेंट्री, दूसरा कौन सा है इमोशनल इंटेलिजेंसी क्वेश्चनेयर, और उसके बाद में शूट EI। ये आपको 3 मापनियां यहां पे क्या रखनी है मेरे दोस्तों, याद रखनी है। क्लियर। एक अंतिम मॉडल हमारे पास में और बचता है जिसको कहते हैं मिश्रित मॉडल। यही पढ़ा देते, मिश्रित मॉडल। कौन सा मॉडल आएगा मेरे दोस्तों, मिश्रित मॉडल। तीसरा मॉडल, ये अंतिम मॉडल है, बस खत्म हो रही है ना। मिश्रित मॉडल, बोर नहीं होना है, मन लगा करके पढ़ना है। देखो टॉपिक थोड़ा सा कठिन है, मुझे पता है, लग सकता है आपको, लेकिन घबराना नहीं है। अपना काम ही यही है कि कठिन से कठिन चीज को सीखना। भारी लग रही हो तो क्लास को 2 पार्ट में देखें, है ना। आधी क्लास देखे फिर रेस्ट करें, उसके बाद में फिर से आधी क्लास देखे। नहीं लग रही है तो एक ही बार में देख ले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन देखना, क्योंकि सामयिक बुद्धि को वापस छेड़ना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि इससे कोई प्रश्न आए और आप घबरा करके बाहर निकल जाओ, इसीलिए तो हम इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। आपके देखो ये मिश्रित मॉडल है, ये किसने किया था, तो ये आपके डेनियल गोलमैन के द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा, डेनियल गोलमैन। अभी जिसका नाम पढ़ा था, जिसने इमोशनल इंटेलिजेंसी किताब लिखी, जिसने आपके बुद्धि के संप्रत्यय को विस्तृत किया, उसी ने आपका जो मॉडल दिया था उसका नाम क्या था, आपके मिश्रित मॉडल। इसको मिश्रित मॉडल क्यों कहा जाता है, क्योंकि अभी जो अपन ने पहले पढ़ा ना क्षमता मॉडल, और उसके बाद में पढ़ा शील गुण मॉडल, एक क्षमता और शील गुण मॉडल दोनों का मिश्रण है, इसलिए इसको कहा जाता है मिश्रित मॉडल। दोनों चीजें इसके अंतर्गत आ जाती है। कौन कौन सी,
तो ध्यान रखना, क्षमता मॉडल तथा शील गुण मॉडल का मिश्रण है। क्षमता मॉडल तथा शील गुण का मिश्रण, शील गुण मॉडल का मिश्रण है। यह आपको यहां पे ध्यान रखना है। दोनों को क्या किया गया है मेरे दोस्तों, मिक्स किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा अपन आगे बात करते हैं कि इस मॉडल के अंतर्गत क्या क्या आता है। ध्यान रखना, इस मॉडल के अंतर्गत सांवेगिक बुद्धि के 5 तत्व बताए गए हैं, जो हालांकि अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इन 5 तत्वों को इन्होंने कुछ अलग नाम से बताया, तो उसको अपन जान लेते हैं। पहले भी अपन ने पढ़ा है सांवेगिक बुद्धि के कितने तत्व होते, 5, वो तो सामान्य होते हैं। ये गोलमैन के अनुसार 5 तत्व बताए गए इस मॉडल में, जो लगभग वैसे ही हैं जैसे पहले थे, कोई खास इसके अंतर्गत जो है अंतर नहीं आएगा। तो ध्यान रखना कि इसके अंतर्गत क्या बताए गए हैं, तो ध्यान रखना इसके अंतर्गत सांवेगिक बुद्धि के 5 तत्व बताए गए। भाई कितने तत्व बताए गए, 5 तत्व, सांवेगिक बुद्धि के तत्व। सांवेगिक बुद्धि के कितने तत्व या घटक होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसके 5 घटक होते हैं। भाई कितने घटक होते हैं, 5। सबसे पहले घटक का नाम बताया इन्होंने आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता पहला घटक जो आएगा, उस पहले घटक को क्या कहा जाएगा मेरे दोस्तों, उसको कहा जाएगा आत्म जागरूकता। और आत्म जागरूकता का मतलब क्या होता है, यही स्वयं के समय को समझना। भाई इसका मतलब यही हो गया, आत्म जागरूकता का मतलब स्वयं के संवेग को क्या करना, समझना। अपने आप को जागृत करना है तो अपने संवेगों को पहले क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो पहला जो इन्होंने तत्व बताया जिसका नाम रखा था आत्म जागरूकता, यानी स्वयं को समझना। अब उधर अपन ने अलग पहले से आत्म जागरूकता नहीं लिखकर मैंने ये लाइन लिखी थी कि स्वयं के संवेगों को क्या करना, समझना। दूसरा तत्व इन्होंने बताया परा अनुभूति, जो अपन वहां पे पढ़ चुके हैं अभी, है ना। दूसरा तत्व जो बताया था उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपके परा अनुभूति। आपको ध्यान रखना है कि परा अनुभूति का मतलब क्या होता है, तो परा अनुभूति का मतलब होता है दूसरों के संवेगों को समझना। दूसरों के संवेगों को समझना, दूसरों के संवेगों को क्या करना, समझना। यह आपको ध्यान रखना है कि इसका मतलब होता है ये। फिर तीसरे नंबर पर जो चीज बताई थी उसका नाम था मेरे दोस्तों, वो होता है आपके आत्म विनियमन। आत्म विनियमन, अभी मैंने आपको बताया था विनियमन का मतलब होता है प्रबंधन करना। विनियमन का मतलब क्या होता है, कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। तो यहां पे मतलब हो जाएगा कि अपने स्वयं के संवेग को क्या करना, नियंत्रित करना। अपने संवेग के संवेग को, अपने स्वयं के संवेगों को अपने स्तर पर कंट्रोल करना, प्रबंधन करना विनियमन कहलाता है। तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूं, स्वयं के संवेग को नियंत्रित करना या स्वयं के संवेगों पर नियंत्रण, संवेगों पर नियंत्रण, ये क्या कहलाएगा, आपके आत्मविमन। कितना हो गया आपके 3, आत्म जागरूकता, स्वयं के समय को समझना, परा अनुभूति, दूसरों के समय को समझना। आत्म विनियमन का मतलब होता है स्वयं के संवेगों पर क्या कर लेना मेरे दोस्तों, नियंत्रण कर लेना, आपको ध्यान रखना है। फिर चौथे नंबर पर बताया इन्होंने आत्म अभिप्रेरणा। आत्म अभिप्रेरणा, आत्म अभिप्रेरणा का मतलब, आत्म का मतलब खुद, अभिप्रेरणा का मतलब मोटिवेशन, अपने संवेगों से अभिप्रेरित होना। क्या याद रखोगे, स्वयं के संवेगों से ही अभिप्रेरित होना, अपने आप को मोटिवेट करना। स्वयं के संवेगों से क्या होना, स्वयं के संवेगों से अभिप्रेरित होना, ये ध्यान रखना। संवेगों से क्या होना मेरे दोस्तों, अभिप्रेरित होना। खुद के संवेगों से ही क्या होना, अभिप्रेरित। कितने तत्व हो गए, 4, आत्म जागरूकता, परानुभूति, आत्म विनियमन और कौन सा हो जाएगा, आत्म अभिप्रेरणा। और अंतिम जो आपके बताया उसका नाम है सामाजिक कौशल। अंतिम जो बताया उसका क्या नाम है, 5वें का, उसका नाम है सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल का मतलब होता है मेरे दोस्तों स्वस्थ संबंध स्थापित करना। स्वस्थ संबंध स्थापित करना कैसे, हम अपने और दूसरों के संवेगों को समझ करके उनके मध्य क्या कर सकते हैं मेरे दोस्तों, एक अच्छा संबंध स्थापित कर सकते हैं, या अपन उन संबंधों को अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं, उनको अपन कंट्रोल कर सकते हैं और उसको एक लंबे समय तक जो है अपन चला सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो मिश्रित मॉडल क्या है, सामयिक मिश्रित मॉडल किसने दिया था, गोलमैन ने दिया था। क्या किया,
दोनों शील गुण वाले मॉडल, क्षमता मॉडल को मिश्रित कर दिया। फिर क्या किया इसके अंदर, तो इन्होंने बुद्धि के तत्व बताए। भाई इन्होंने क्या बताए, आपके बुद्धि के तत्व बताए। कितने तत्व बताए, तो 5 तत्व बताए। पहला कौन सा बताया, आत्म जागरूकता, है ना, जिसका मतलब स्वयं को समझना। दूसरा कौन सा बताया, परानुभूति। तीसरा कौन सा बताया, आत्मविनियमन। चौथा कौन सा बताया, आत्माभिप्रेरणा। पांचवा कौन सा बताया, सामाजिक कौशल। ये 5 तत्व हल्के से नाम बदल करके अपन शुरुआत में पढ़ चुके, व्यक्तिक और अंतर व्यक्तिक, जो मैंने अंतर करके बताया था। लेकिन यहाँ पे पर्सनल गोलमैन के आपको ये 5 क्या रखने मेरे दोस्तों, याद रखने। और अंतिम चीज याद रखनी है, इस मिश्रण मॉडल के मापन, इनके सांवेगिक बुद्धि के मापन कौन कौन से बताए। सांवेगिक बुद्धि को क्या करना मेरे दोस्तों, मापन करने के लिए इन्होंने कौन कौन से मापन बताए, वो भी अपन को हल्का सा क्या रखना है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है, इन्होंने पहला मापन बनाया था जिसका नाम था ECI। पहला मापन जो बनाया था उसका क्या नाम था मेरे दोस्तों, उसका नाम था आपके ECI। और E का मतलब होता है आपके इमोशनल, है ना, और C का मतलब होता है कॉम्पिटेंसी, और I का मतलब होता है आपके एक तरीके से इन्वेंट्री। इमोशनल, कॉम्पिटेंसी, इन्वेंट्री। पहला आपके मापन जो बनाया गया था उसका क्या नाम था, तो उसका नाम याद रखना है आपको, इमोशनल कॉम्पिटेंसी इन्वेंट्री आपको याद रखना है। ये आपको ध्यान रखना है, इसको 1999 में क्या किया गया था, विकसित किया गया था। आपको एक चीज यहां पे और बता दूं, जानकारी के लिए कभी काम आएगी। इसको 1999 में बनाया गया और इसी मापन का क्या किया गया था मेरे दोस्तों, 2007 में इसका संशोधन किया गया। 2007 में इसी का क्या हुआ मेरे दोस्तों, संशोधन हुआ। किसका संशोधन हुआ, ECI जो आपके इमोशनल कॉम्पिटेंसी इन्वेंट्री है, जिसको 1999 में बनाया गया था, 2007 में इसी का क्या कर दिया गया, वापस संशोधन कर दिया गया। और संशोधन करके इसका नाम रख दिया गया ESCI। अब देखो यहां पे E का मतलब तो आपके इमोशनली होगा, तो इसके अंदर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, अपन लिख देंगे इमोशनल। ये नया जो S जोड़ा है ना, इस S का मतलब होता है सोशल, सामाजिक, सोशल। और बाकी C का मतलब वही कॉम्पिटेंसी, और I का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री। ये नया मापन नहीं है, ध्यान रखना। बहुत कहते हैं कि इन्होंने 3 मापन दिए, 3 नहीं दिए। पहला मापन दिया, दूसरा तो इसका संशोधन है। ECI का संशोधन ही आपके क्या कहलाता है, ESCI कहलाता है। जो पहला 1999 में बनाया था, 2007 में इसका क्या कर दिया गया मेरे दोस्तों, संशोधन कर दिया गया। और अंतिम आपको याद रखना है, जो इनका दूसरा मापन कहा जाता है, वो है आपके, पहला तो कौन सा हो जाएगा आपके ECI, और दूसरा हो जाएगा EIA। अब यहां पे E का मतलब इमोशनल, I का मतलब आपके इंटेलिजेंसी, और यहां पे A का मतलब हो जाएगा एक तरीके से आपके अप्रेजल। क्या याद रखोगे, इमोशनल, इंटेलिजेंसी, अप्रेजल, इंटेलिजेंसी, अप्रेजल। 2000 में विकसित किया गया। ये आपको ध्यान रखना है, इमोशनल इंटेलिजेंसी आपके अप्रोजल, जो 2000 और 2001 के मध्य इसको विकसित किया गया। सन कोई बात नहीं, ध्यान होगा, कोई काम के नहीं होते। ये आपके हो जाएगा तीसरा मॉडल। और इसी के साथ में आपके ये सांवेगिक बुद्धि का शानदार टॉपिक, जानदार टॉपिक, और 1 घंटे के अंदर अपन ने बड़ी बारीकी से इसकी हर एक चीज को समझ लिया है कि क्या क्या होता है। बहुत लिमिटेड डाटा और बहुत लिमिटेड तरीके से अपन को इसको समझने का क्या किया, प्रयास किया। आइए एक बार सुपरफास्ट इसका रिवीजन कर देते हैं, है ना। बिना रिवीजन नहीं जाना है, रोज रिवीजन देखना है। मैं आपको इतना रिवीजन करवाते हुए इसीलिए पढ़ाता हूं कि आपको हल्का फुल्का ये चीजें यहीं पे याद हो जाएं। देखिएगा, अपन ने पढ़ा था सांवेगिक बुद्धि का सिद्धांत। मैंने कहा था कि इसका संप्रति सेल्वे तथा मेयर के द्वारा विकसित किया गया था, जिसको गोलमैन ने इसको विस्तृत किया। गोलमैन ने इसके ऊपर किताब लिखी जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंसी। ध्यान रखना, हमारी उपलब्धि में 80% योगदान इमोशनल इंटेलिजेंसी का होता है, और आपके बाकी जो योगदान है 20% वो आपके IQ का होता है। ये बात गोलमैन बताता है। भाई सांवेगिक बुद्धि के मूल काम क्या क्या है, तो संवेगों को समझना, है ना, दूसरों के संवेगों को समझना, संवेगों के साथ अनुक्रियाएं करना, संवेगों पर पर्याप्त नियंत्रण करना, और संवेगों से खुद को मोटिवेट करना, इनका काम है। सांवेगिक बुद्धि के कुल 5 तत्व बताए जाते। 5 में से 3 तो आपके व्यक्तिक होते, और 2 जो होते वो आपके अंतर व्यक्तिक होते। व्यक्ति कौन से होते, अपने संवेगों को समझना,
है ना, अपने संवेगों को प्रतिबंधित करना, और तीसरा होता है आत्माभिप्रेरण। इधर अंतर्व्यक्तिक में आता है परा अनुभूति और दूसरों के संबंधों को समझना। ये 5 के 5 हमने वापस एंड में मिश्रित जो अपन ने मॉडल पढ़ा था उसके अंदर पढ़ा था, तो लगभग पांचों के पांचों आपको वैसे ही मिलेंगे। उसके बाद अपन ने पढ़ना शुरू किया था मॉडल, और सबसे पहला मॉडल पढ़ा था जिसका नाम है दोस्तों सांवेगिक बुद्धि के क्षमता मॉडल। इस मॉडल को विकसित सेल्वे और मेयर के द्वारा किया गया था, जिसके अंतर्गत इन्होंने 4 प्रकार की क्षमताओं की बात की थी। पहली क्षमता संवेगों का प्रत्यक्षण, अपने और दूसरों के संवेगों को जानना। फिर संवेगों को समझना, यानी कि जटिल संवेगों की बारीकियों को जानना। तीसरा संवेगों के उपयोग करने की क्षमता, जिससे श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आए। तीसरा चौथा आता है संवेगों का प्रबंधन, यानी कि मैनेजमेंट करना या उसको विनियमित करना, ध्यान रखना। इस मॉडल को मापने के लिए आपकी एक मापनी बनाई गई थी जिसको MSCIT अपन कहते हैं, मेयर, सेल्वे, कैरुसो, ये 3 मनोवैज्ञानिकों के नाम है, और इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट इसको कहा जाता है, जिसमें 141 एकांश लिए गए और 17 वर्ष या उससे अधिक बालकों का यहां पे मापन किया जाता है, जिसमें 40 से लेकर के 45 मिनट तक का समय क्या किया गया है, निर्धारित। सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है आपके क्षमता मॉडल, ये ध्यान रखना। उसके बाद में 2 छोटे छोटे मॉडल अपन ने और पढ़े, जिसमें से पहला जो आता है उसको कहा जाता है आपके शील गुण का मॉडल, जो केवी पेट्रेट्स के द्वारा क्या किया गया था, विकसित किया गया था। ये पूरा का पूरा जोर किसके ऊपर देता है, आत्म प्रत्यक्षीकरण के ऊपर देता है, जो स्वयं को समझने पर बल देता है। इन्होंने 3 प्रकार की मापनी याद रखनी है। पहली मापनी है इमोशनल कोटिएंट इन्वेंट्री, दूसरी है इमोशनल इंटेलिजेंसी क्वेश्चनेयर, और चौथी जो है वो है शूट EI। ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है तीसरा मॉडल जिसको मिश्रित मॉडल कहते हैं, जो डेनियल गोलमैन के द्वारा लाया गया था। एक क्षमता मॉडल और शीलगुण मॉडल का मिश्रण है, जिसमें 5 तत्वों की बात की गई। पहली आत्म जागरूकता, जो स्वयं के संवेग को समझते हैं। दूसरी परानुभूति, दूसरों के संवेग को समझना। आत्म विनियम, खुद के संवेगों को नियंत्रित करना। आत्म अभिप्रेरण, संवेगों से खुद को मोटिवेट करना। और सामाजिक कौशल, संवेगों के आधार पर एक अच्छे संबंधों को स्थापित करना या अच्छे संबंधों का संचालन करना, ध्यान रखना। इनके 2 मापन है। पहला मापन है ECI, जिसका नाम है इमोशनल कॉम्पिटेंसी इन्वेंट्री, जो 1999 में लाया गया और 2007 में इसका संशोधन करके इसका नाम रख दिया गया ESCI, जिसको इमोशनल सोशल कॉम्पिटेंसी कहते हैं। दूसरा इनका मापन है EIA, जिसको इमोशनल इंटेलिजेंसी अप्रेजल कहा जाता है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे एक चीज और पढ़ी जाती है जो मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, कि सांवेगिक बुद्धि के विकास में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो सेम भूमिका है, बच्चों को अभी प्रेरित करें, बच्चों को अपने संवेगों का महत्व बताएं, बच्चों के संवेगों को समझें, बच्चों के संवेगों को सही दिशाएं दे। ये वो चीजें होती है बिल्कुल गरीब चीजें, जो हम नहीं चाहते कि इनको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, और इससे प्रश्न आता है तो वैसे ही सही हो जाता है। हम अपनी बुद्धि से ही ऐसे, अब इतना मनोविज्ञान पढ़ा रहा हूं तो आप भी मनोविज्ञान लगा लोगे इतने में, तो वो तो प्रश्न आपके वैसे ही सही हो जाएगा। यदि आपको लगता है कि आज हमने सांवेगिक बुद्धि को बड़े स्पष्ट, बड़े यूनिक और बड़े सही तरीके के और बड़े अलग कंटेंट के साथ में पढ़ा है, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट में कंजूसी न करें और कमेंट करके जाएं कि वास्तविकता में आपको बुरा लगा है तो ही बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सुन लेता हूं, है ना। अच्छा नहीं लग रहा है तब भी लिख दो उसके अंदर, और अच्छा लग रहा है तब भी लिखो। आपको यदि वास्तविकता में अच्छा लगा है तो एक कमेंट करके, न तो मैं आपको कभी लाइक के लिए कहता हूं, न कभी शेयर के लिए कहता हूं, न मैं ये कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करो। आज दिन तक आपने मेरे मुंह से ये लाइन कभी सुनी नहीं होगी, फिर मैं बोलता ही नहीं। मुझे इससे मतलब ही नहीं है कि मुझे नए बच्चे जुड़े, मुझे जो जुड़े हैं मुझे उन बच्चों से मतलब है। दुनिया में कितने बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उससे हम क्या कर सकते हैं। जो हमसे पढ़ रहे हैं उनकी जिम्मेदारी हमारी होती है। तो आप लोगों से बस इतना ही है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करके जाएं कि क्लास कैसी लगी। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा, सीखा, जाना, समझा, याद किया, वो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़ा लाभकारी या हितकारी सिद्ध होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं, ऐसा मुझे विश्वास है। तो बिल्कुल हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, प्रसन्नचित्त रहे, आनंद में रहे, मजे लेते रहे, लेकिन साथ साथ में अपनी तैयारी को जोरों और शोरों से जारी रखें। कल फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय हिंद।